आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी लाइट, जिसका दूसरा नाम है अनपोलराइज्ड लाइट, और पोलराइज्ड लाइट में क्या अंतर है। इसके साथ हम लोग और एक फेनोमेना डबल रिफ्रैक्शन, इसके विषय में बात करेंगे। तो अगर कोई पूछे जो लाइट का नेचर है ट्रांसवर्स नेचर, लाइट तो एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट से भी हम लोग को पता चलता है, डिफ्रैक्शन से भी हम लोग को पता चलता है। वेव नहीं होने से इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन होना संभव नहीं था। लेकिन लाइट एक ट्रांसवर्स नेचर का होता है। मीन्स ट्रांसवर्स नेचर मीन्स अगर लाइट उस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फैक्टर है या मैग्नेटिक फैक्टर है उसका वाइब्रेशन इसका डायरेक्शन और प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होने से ही हम लोग ट्रांसवर्स वेव हम लोग बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसा वेव है ना, अगर कोई वेव जा रहा इधर और वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में आगे पीछे अगर हो रहा तो ऐसा वेव को हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन ट्रांसवर्स वेव मीन्स जा रहा जिधर उसका वाइब्रेशन होगा उसका परपेंडिकुलर, तो इस तरह का वेव को हम लोग बोलेंगे क्या ना, इस तरह का वेव को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। इसका एक सुंदर एग्जाम्पल आज हम लोग लेंगे और इसको हम लोग देखेंगे, जस्टिफाई हम लोग करेंगे पोलराइजेशन टॉपिक से। तो एक टर्म आएगा बार बार, वो टर्म है ऑर्डिनरी लाइट, जिसका दूसरा नाम है अनपोलराइज्ड लाइट। जैसे सूरज से, लैंप से, स्टार से, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट बीम जो निकलते हैं वो अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है, अगर लाइट इस डायरेक्शन में अगर प्रोपागेट कर रहा तो उसमें जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ऐसा भी वाइब्रेट हो सकता है, ऐसा भी वाइब्रेट हो सकता है, ऐसा भी 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 हो सकता है। इक्वल प्रोबेबिलिटी है वाइब्रेशन का। माने इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं इक्वल प्रोबेबिलिटी। अगर यहाँ पर एक सर्कल अगर हम लोग बना दें, अगर वो इधर जा रहा वहाँ पर अगर सर्कल अगर बना लें और हम लोग पूरा लाइन अगर ड्रॉ कर दें, वो जो लाइन क्या बताएगा, वाइब्रेशन को बताएगा। कौन सा वाइब्रेशन को ना, इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन। क्या मैग्नेटिक वेक्टर नहीं होता है क्या? यस, मैग्नेटिक वेक्टर भी होता है। सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग क्या सीखें, अगर लाइट इधर प्रोपागेट कर रहा है तो मैग्नेटिक वेक्टर अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसे वाइब्रेट करेगा। ये हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। लेकिन अभी का डिस्कशन में हम लोग मैग्नेटिक वेक्टर को यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो लाइट को देख रहे हैं मीन्स इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही हम लोग देख पा रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक वेक्टर को ही बात करेंगे। मैग्नेटिक वेक्टर नहीं है ये बात नहीं, वो भी है लेकिन उसका हम लोग बात नहीं करेंगे। तो ऑर्डिनरी लाइट में क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक वेक्टर ऐसा भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। लेकिन मूल बात क्या है, जिधर वो जा रहा है उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, यही है मूल बात। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये सब है परपेंडिकुलर। तो लाइट अगर इधर प्रोपागेट कर रहा, अगर एंड व्यू मीन्स यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो अनपोलराइज्ड लाइट एंड व्यू में ऐसा हमको दिखेगा। लेकिन अनपोलराइज्ड लाइट को पिक्चर में अगर हम लोग को दर्शाना है तो पिक्चर में हम लोग दर्शाएंगे, लाइट अगर इधर अगर जा रहा तो ये जो पैरेलल लाइन्स जो दिख रहा बोर्ड का पैरेलल में, ये एक तरह का वाइब्रेशन है और डॉटेड लाइन है, ये इस तरह का वाइब्रेशन है। ये हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। तो ऐसा वाइब्रेशन मिलेगा, ऐसा वाइब्रेशन मिलेगा साइमल्टेनियसली, ऐसा और ऐसा वाला वाइब्रेशन मिलेगा। लेकिन ऐसा वाला नहीं रहेगा, ऐसा वाला नहीं रहेगा, सबका मिलने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ऐसा वाला का मिलने का जितना प्रोबेबिलिटी ऐसा वाला और ऐसा वाला का भी मिलने का उतना ही प्रोबेबिलिटी। अब ये बन गया हमारा अनपोलराइज्ड लाइट। अगर लाइट का जो सारा जो वाइब्रेशन है उसको कोई एक खास प्लेन में अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए उस वाइब्रेशन को, मीन्स जो अनपोलराइज्ड लाइट जो होगा उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर हर प्लेन में वाइब्रेट कर सकता है, हर प्लेन में ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, हर प्लेन में वाइब्रेट वो कर सकता है। लेकिन
अगर वाइब्रेशन को हम लोग किसी खास प्लेन में रेस्ट्रिक्ट कर दें, या तो ऐसे ही वाला वाइब्रेशन रहे, या तो ऐसे ही वाला वाइब्रेशन रहे, या तो ऐसे ही वाला वाइब्रेशन रहे, एक खास प्लेन में वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करने को ही हम लोग बोलते हैं, उस फेनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन। इसमें हर तरह का वाइब्रेशन, इसमें हर तरह का वाइब्रेशन है, लेकिन इसमें देखो एक ही तरह का वाइब्रेशन है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसमें एक ही तरह का वाइब्रेशन अंदर तरफ रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो ये भी प्लेन पोलराइज होगा, ये भी प्लेन पोलराइज्ड ही होगा। तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब ऑर्डिनरी लाइट जिसमें सिमेट्रिक नेचर होता है, सिमेट्रिक कैरेक्टर होता है इसमें, इस ऑर्डिनरी लाइट को अगर एक क्रिस्टल पाया जाता है, टॉर्मलिन क्रिस्टल, टॉर्मलिन, इसको अगर हम लोग क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल में इसको अगर हम लोग काटे, उसको हम लोग तराशें, इस ढंग से हम लोग रखेंगे, इस ढंग से टॉर्मलिन क्रिस्टल को, और ऑर्डिनरी लाइट हमारा जार, ऑर्डिनरी लाइट में हर तरह का वाइब्रेशन रहेगा, लेकिन इस क्रिस्टल से पार होने के बाद एक ही तरह का वाइब्रेशन उसमें रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, रह जाएगा। अब हम बोलेंगे ये था अनपोलराइज लाइट, ये बन गया हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर फिर से इसी तरह का टॉर्मलिन क्रिस्टल को, इसको जैसा रखे थे उसके पीछे में आगे में और एक भी क्रिस्टल को ऐसा अगर रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लेन पोलराइज्ड था, ये भी आराम से पार हो जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करेंगे इस क्रिस्टल को लेकर के, पहले इधर ऑर्डिनरी लाइट, ये टॉर्मलिन क्रिस्टल को इस ढंग से हम लोग रखे हैं, इस ढंग से ऐसा रखें, लेकिन क्रिस्टल बी को अभी हम लोग घुमाएंगे। इसको धीरे धीरे जब हम लोग घुमा रहे, जो लाइट हम लोग को दिख रहा था वो लाइट इस अवस्था में मैक्सिमम लाइट है, फिर लाइट हमारा जीरो हो जाता है, और जीरो होने के बाद जब 90 डिग्री में ले आएंगे तो एकदम से भी लाइट हम लोग को दिखेगा। फिर इसको घुमाते, जब ऐसा था ऐसा घुमा देंगे तो हमको जीरो लाइट मिलेगा, फिर घुमा करके 180 कर देंगे तो फिर से हमको मैक्सिमम लाइट हमको मिल जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या साबित होता है इस एक्सपेरिमेंट से, ये जो लाइट है हमारा, लाइट वो जा रहा इधर, उसका वाइब्रेशन है इधर, ऐसा वाला वाइब्रेशन है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होता, जिधर जा रहा उधर में ही अगर उसका वाइब्रेशन होता, इस पोजीशन में रख के चाहे थोड़ा सा घुमाए या कुछ भी डायरेक्शन में घुमाए, तो अगर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन अगर उसमें होता तो वो हर टॉर्मलिन क्रिस्टल का हर अवस्था में पास हो सकता था। लेकिन हर अवस्था में पास नहीं हो रहा का मतलब ये, इसका जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है, मीन्स जिधर वो प्रोपागेट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर, मीन्स ऐसा वाइब्रेशन या तो ऐसा, हम दोनों वाइब्रेशन को दिखाएंगे, ये इजी हो, ऐसा वाइब्रेशन है या तो ऐसा वाइब्रेशन। तो इसका मतलब जिधर वो जा रहा है उसका परपेंडिकुलर में ही वाइब्रेट कर रहा बोल के, ये जो एक प्लेन में जो वाइब्रेशन उसका हो रहा था, जिधर जा रहा लाइट जा रहा है इधर इसी का परपेंडिकुलर में, अगर वो लाइट जा रहा है इधर, अगर ऐसा भी वाइब्रेशन करता अंदर अंदर तो भी परपेंडिकुलर होता। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन माने जिधर जा रहा उधर ही पार्टिकल आगे पीछे, सॉरी उधर ही वेक्टर, लाइट वेक्टर तो आगे पीछे हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन अगर होता तो इस अवस्था में पार होता, इस अवस्था में पार होता, लेकिन इस अवस्था में पार नहीं होना यह साबित करता है लाइट का जो नेचर है वो है ट्रांसवर्स नेचर। दूसरा और एक तो छोटा टॉपिक आज हम लोग बात कर लेते हैं, वो है डबल रिफ्रैक्शन। 1669 में डेनमार्क के एक साइंटिस्ट एरोस्मस, उन्होंने देखा कैल्साइट क्रिस्टल को लेकर के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। जब कैल्साइट क्रिस्टल में अनपोलराइज लाइट, ये जो पिक्चर है किसका, अनपोलराइज लाइट जब इसके से पास होता है तो इससे दो रे हम लोग का निकलता है, दो रे, या तो इसको ऐसा समझिए, इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट को कैल्साइट क्रिस्टल के माध्यम से अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग देखें तो उस ऑब्जेक्ट को, एक ही ऑब्जेक्ट हमको दो ऑब्जेक्ट देखने को लगता है। दो ऑब्जेक्ट मीन्स उससे दो टाइप का किरण आ रहा बोल के तो हम लोग दो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। या तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक ही रे आ रहा, माने एक ही तरह का जो रेडिएशन वो आ रहा, लेकिन कैल्साइट से गुजरने के बाद क्या हो रहा, कैल्साइट से गुजरने के बाद ये रेडिएशन दो पार्ट में रिजॉल्व हो जा रहा, एक ये वाला एक ये वाला। तो इसके चलते, इस रे के चलते यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखे उसका एक इमेज दिखता है, और इसके चलते हम लोग को एक इमेज दिखता है।
इसी को हम लोग डबल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। रिफ्लेक्शन क्यों? क्योंकि ये कैल्साइट क्रिस्टल है, रे यहाँ पर जाने के बाद मुड़ जाता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ही हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसको हम लोग दो ठो इमेज हम लोग को देखने को मिलता है बोल के हम लोग। ऑर्डिनरी कांच में ऐसा नहीं होता, ऑर्डिनरी कांच में एक ही चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कुछ क्रिस्टल रहता है जैसे कैल्साइट हो, क्वार्ट्ज हो, इसमें हम लोग को डबल एक ही ऑब्जेक्ट का डबल व्यू हम लोग को मिलता है, दो इमेज हम लोग को मिलता है। इस तरह को हम लोग, इस तरह का फेनोमेना को डबल रिफ्लेक्शन का नाम से हम जानते हैं। अब ये जो दो इमेज, दो रे के चलते जो दो इमेज हम लोग को देखने को मिलेगा, इसका जब फर्दर स्टडी किया गया तो एक रे का नाम रखा गया ओ रे। ओ रे मीन्स जो रे लाइट का जो नियम है, ऑर्डिनरी नियम, अब तक जो हम लोग लाइट का जो कुछ कुछ नियम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उसको जो मानेगा उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी रे। जो ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लाइट को मानेगा, ये हमेशा जिस प्लेन में लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसी प्लेन में ये रहेगा, उसी प्लेन में ये मिल जाएगा, और क्रिस्टल में हर डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी ऑलवेज सेम रहेगा। क्रिस्टल को अगर हम घुमाएंगे भी, टेढ़ा-मेढ़ा करेंगे, हर डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी सेम रहेगा, लेकिन क्रिस्टल के अंदर इसका वेलोसिटी घट जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के चलते। एयर में जो वेलोसिटी होगा क्रिस्टल में उससे कम होगा। लेकिन और एक जो रे, उसको जब स्टडी करके देखा गया, वो ऑर्डिनरी लॉज ऑफ लाइट को नहीं मानता, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस में नहीं रहता, और वेलोसिटी ऑफ क्रिस्टल इसका अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रहता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और ये लाइट के ऑर्डिनरी लॉ को मानता है, इसलिए इसका नाम रखा गया ऑर्डिनरी रे। लेकिन यहाँ पर भी ऑर्डिनरी लाइट हम लोग यूज़ कर रहे टर्म ऑर्डिनरी लाइट, यहाँ पर का मतलब ये अनपोलराइज लाइट, और यहाँ पर ऑर्डिनरी रे बोलने का मतलब है ये अनपोलराइज नहीं है। जब वो घुसा था ये था ऑर्डिनरी लाइट, लेकिन ये जो ऑर्डिनरी रे है ये प्लेन पोलराइज्ड है। ये दो चीज़ देखने को मिला। दूसरा और एक डिफरेंस हम लोग इसको बोल सकते हैं, दोनों ही लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, दोनों ही प्लेन पोलराइज्ड। लेकिन आश्चर्य वाला बात है, दोनों का जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है एक दूसरे का परपेंडिकुलर। जाने कैसे? वही टॉर्मोनिल क्रिस्टल का या कैल्साइट का, जैसे यहाँ पर टॉर्मोनिल को लेकर के एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे, यहाँ पर भी अगर टॉर्मोनिल को लेकर के एक्सपेरिमेंट करेंगे, ई रे के आगे में टॉर्मोनिल क्रिस्टल को रख देंगे, अगर ये पूरी पार हो जा रहा है, इधर में अगर लाइट दिख रहा है, तो वही टॉर्मोनिल क्रिस्टल को उसी अवस्था में उसी प्लेन में अगर ओ रे को रख देंगे तो देखेंगे लाइट नहीं आ रहा। का मतलब क्या? इसमें लाइट आ रहा का मतलब क्या है? इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और इसका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ये दोनों पैरेलल है, और ये क्या पड़ जा रहा है? परपेंडिकुलर पड़ जा रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ये वाला पार्ट को पार होने दे रहा है। लेकिन अगर टॉर्मोनिल क्रिस्टल को 90 डिग्री में अगर घुमा दे तो ये पार हो जाएगा, और इस पे जब हम लोग रखेंगे उसी अवस्था में तो ये पार नहीं होगा। तो इससे पता चलता है इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। और एक चीज़ देखने से पता चलेगा, जैसे एक टेबल में अगर एक सिक्का हम लोग रखते हैं और हम लोग कैल्साइट का क्रिस्टल से उसको अगर हम देखते हैं तो ये सिक्का हमको दो सिक्का देखने को मिलेगा, जो कि डबल रिफ्लेक्शन है, पहली बात। लेकिन और एक एडिशनल चीज़ देखने को मिलता है, वो क्या है? वो कैल्साइट क्रिस्टल को जब हम घुमाएंगे तो दो जो सिक्का दिख रहा है उसमें एक सिक्का अपना ही जगह में रहेगा, जो कि ओ रे के माध्यम से हम लोग को दिख रहा है जो सिक्का वो उसी जगह में रहेगा, लेकिन ई रे के माध्यम से जो सिक्का दिख रहा है वो अपना पोजीशन चेंज करता हुआ लगेगा। तो जब कैल्साइट क्रिस्टल को हम घुमाएंगे, दो सिक्का तो हमको दिखेगा, लेकिन एक सिक्का उसी जगह में है और दूसरा सिक्का क्या है ना, अपना पोजीशन चेंज कर रहा। तो ये कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर हम लोग को देखने को मिला कैल्साइट क्रिस्टल का, जिससे प्रभावित हुए थे हाइजेंस। उस समय का जो वैज्ञानिक था हाइजेंस, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और स्ट्रेंज रिफ्लेक्शन का नाम वो इसको दिए थे। तो आज के वीडियो में इतना ही।